Hello, my dear students. Welcome to my physics channel in YouTube, पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, जो जेई लेवल का जेई मेन लेवल का जो न्यूमेरिकल है अल्टरनेटिंग करंट का ऊपर में, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूं। यूनिट 1 में हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में ऑलरेडी है। आज यूनिट 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 10 से लेके क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 21 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, चलो आज का क्लास में फर्दर जेई लेवल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। जेई लेवल नहीं, ये जेई में ऑलरेडी आ चुका है ये सब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है, इन ए सीरीज एलआर सर्किट एक्सएल इक्वल टू आर। तो मैं क्या करूंगा, एक सीरीज एलआर सर्किट हम लोग ले रहे हैं, आर ए वाला होता है एल, एक सीरीज एलआर सर्किट जिसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, सबको बच्चे लोग तुम लोग को पता है, जब सीरीज एलआर सर्किट में इंपेडेंस क्या होता है बच्चे लोग, इंपेडेंस होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, बट इसमें क्या दिया गया पढ़ो, इन ए सीरीज एलआर सर्किट एक्सएल इज इक्वल टू आर एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज P1। देखो बच्चे लोग, हम लोग को दिया गया है एक्सएल इक्वल टू आर फर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये बन गया आर स्क्वायर, एक्सएल का वैल्यू भी हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर हो गया √2r। ठीक है बच्चे लोग, तो मेरा फर्स्ट केस में व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हो गया P1, ये ऑलरेडी दिया गया। देखो बच्चे लोग, पावर फैक्टर इज P1। पावर फैक्टर होता है cos फाई। cos फाई बच्चे लोग तुम लोग को पता है, cos फाई होता है R/Z। R/Z का वैल्यू कितना निकला फर्स्ट केस में, √2r। ठीक है बच्चे लोग, सो पावर फैक्टर बन गया 1/√2। सो इन आवर फर्स्ट केस पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये पहला केस में पावर फैक्टर। सेकंड केस को देखते हैं बच्चे लोग, लेट अस मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस में क्या दिया गया है, व्हेन ए कैपेसिटर विद कैपेसिटी C is connected in series such that XL is equal to XC, the power factor becomes P2। देखो बच्चे लोग, सेकंड केस में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये सब कनेक्ट हो गया सीरीज में, लेकिन एक कंडीशन दे दिया है बच्चे लोग, XL इक्वल टू XC। सेकंड केस में ये हो गया रेजिस्टेंस R। सेकंड केस में बच्चे लोग इंपेडेंस क्या हो जाएगा बताओ, RLC सीरीज सर्किट में इंपेडेंस क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं मेरा वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। XL इज इक्वल टू XC हो जाने की वजह से XL माइनस XC कट के 0 हो जाएगा, खाली रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर, ए बन गया R। सबको पता है सेकंड केस में देखो पावर फैक्टर दिया गया है P2, तो सेकंड केस में पावर फैक्टर इज गिवन एज P2। पावर फैक्टर क्या होता है बच्चे लोग, cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z, दैट इज इक्वल टू R बाई इंपेडेंस क्या हो गया सेकंड केस में, इंपेडेंस का वैल्यू हो गया R/R इज इक्वल टू 1। हम लोग को पूछा गया है P1/P2 का रेशियो, P1/P2 का रेशियो। P1 कितना है बच्चे लोग, 1/√2 एंड P2 इज इक्वल टू 1, सो आवर आंसर इज 1/√2। सो बच्चे लोग, व्हिच आंसर इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4 चॉइस, आंसर चॉइस नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ करंट इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है बच्चे लोग, देखो प्योर इंडक्टेंस, ये प्योर इंडक्टेंस है, ये वाला हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स में दिए हैं। ठीक है बच्चे लोग, किसका इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, इसमें इंडक्टेंस छोड़ के कुछ भी नहीं लगा है बच्चे लोग। ठीक है, हम लोग किसका इक्वेशन दिया गया, करंट का इक्वेशन। करंट इक्वेशन इज गिवन एज 5 sin 49 pi t माइनस 30 डिग्री। ठीक है बच्चे लोग, I इज इक्वल टू क्या होता है, I0। इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं नॉर्मल इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। यहां से क्या पता चल गया बच्चे लोग, कंपेयर करके देखो, ओमेगा का वैल्यू 49 पाई हो गया
एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गया बच्चे लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, इस केस में हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं बच्चे लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हो जाता है ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, 49 पाई इंटू, देखो एल का वैल्यू दिया गया है, एल वैल्यू इज गिवन एज 30 मिली हेनरी। बच्चों लोग मैं एक चीज बता देता हूं, जब तक इंडक्टेंस को तुम लोग हेनरी में कन्वर्ट नहीं कर देते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का यूनिट ओम होगा नहीं। तो इसको ओम में लाने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस को मिली हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे लोग। सो मिली हेनरी में क्या हो जाएगा, 30 हेनरी में क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। बच्चे लोग जब तक मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट नहीं करते हो, एक्सएल का वैल्यू कभी भी मत निकालना। जब एल का वैल्यू यूनिट हो जाएगा हेनरी, तब इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट हो जाता है ओम। ठीक है बच्चे लोग, 49 पाई इंटू एल का वैल्यू हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं अपना मोबाइल में इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कितना आ रहा है मैं तुम लोग को बता देता हूं बच्चे लोग, रुको। इसका वैल्यू आ जा रहा है 4.615 ओम। इसका वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो, 4.615 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बच्चे लोग, वोल्टेज इज इक्वल टू, देखो, एम्पियर इंटू ओम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंटू ओम। ओम अगर खाली इंडक्टेंस है, ओम क्या होता है, देखो एम्पियर में ओम मल्टीप्लाई करने से वोल्ट मिलता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इंटू ओम। अगर इंडक्टेंस एल है तो उसको ओम कैसे निकालते हैं, एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम, उसके लिए एम्पियर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट में इंडक्टिव रिएक्टेंस मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना है बच्चे लोग, 5 इंटू 4.615। ये लगभग हो जाएगा 5 इंटू 4 होता है 20। देखो इसमें 20 का नजदीक में क्या वैल्यू है, 23.1, तो ये बन जाएगा 23.1 वोल्ट। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा, प्योर इंडक्टेंस में बच्चे लोग क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री और एल्स वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, देखो, इन ए प्योर इंडक्टेंस अगर करंट ए डायरेक्शन में है, देखो करंट क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। अगर ए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस है, ई एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस करंट से 90 डिग्री रहता है। सो वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ई नॉट, वही साइन होगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 49 पाई टी ओमेगा टी। बट बच्चे लोग समझ लो, करंट का फेज जो है, वोल्टेज का जो फेज है करंट का फेज से 90 डिग्री आगे रहेगा। करंट का फेज अभी कितना है 49 पाई टी -30 डिग्री। इसमें हम लोग को 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा टू गेट फेज ऑफ वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का जो फेज है करंट का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। करंट का फेज हो गया 49 पाई टी -30, इसमें जैसे 90 ऐड कर देंगे हम लोग को वोल्टेज का फेज मिल गया। तो अभी इक्वेशन क्या हो गया बच्चे लोग, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस का ई नॉट हो गया 23.1 इंटू साइन 49 पाई टी प्लस 60, 90 - 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो बच्चे लोग ये बन गया 23.1 साइन 49 पाई टी प्लस 60। कौन सा चॉइस में है, देखो बच्चे लोग ऑप्शन डी में है 23.1 साइन 49 पाई टी प्लस 60। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बोल रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे लोग आता है, करंट का इक्वेशन दिया गया है, वोल्टेज का इक्वेशन जब निकालोगे, वोल्टेज का फेज करंट का फेज से 90 डिग्री रहेगा, आगे रहेगा अगर प्योर इंडक्टेंस है। अगर वोल्टेज का इक्वेशन दिया होता ना बच्चे लोग, करंट का इक्वेशन कैसे निकालते, वोल्टेज का इक्वेशन में जो फेज रहेगा करंट का फेज वोल्टेज का फेज से 90 डिग्री पीछे रह जाएगा। यही बेसिक कंसेप्ट है बच्चे लोग, यही फंडामेंटल आइडिया है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चे लोग, दिया देखो बच्चे लोग, इन एलसी सर्किट इंडक्टेंस दिया गया है एंड कैपेसिटेंस दिया गया है। ठीक है बच्चे लोग, ये खाली एलसी सीरीज सर्किट है, देख लो।
ये हो गया इंडक्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस। इसको हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सर्किट का देखो इक्वेशन दे दिया गया है। क्या इक्वेशन है बच्चे लोग? 10 sin 314t। सबको पता है कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी। यहां से हम लोग को पता चल गया, अगर कंपेयर करोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट एंड ओमेगा का वैल्यू हो गया 314। बच्चे लोग, ओमेगा का वैल्यू हो गया 314। इसमें हमारा इंडक्टेंस का वैल्यू दिया गया है एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है। देखो बच्चे लोग, इंडक्टेंस का वैल्यू इज गिवन एज 40 मिली हेनरी। पहले इसको हेनरी में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो गया? 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। कैपेसिटेंस का यूनिट दिया गया है 100 माइक्रोफैराड। इसको फैराड में कन्वर्ट करते हैं। 100 इंटू 10⁻⁶ फैराड, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ फैराड। ये बन गया 4 इंटू 10⁻² हेनरी। अब मुझे बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया? 314। एल इन हेनरी कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻²। बच्चे लोग, जब तक इंडक्टेंस का यूनिट को हेनरी में नहीं ले जाते हो तब तक इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम में आएगा नहीं। उसी तरह जब तक कैपेसिटेंस का यूनिट को फैराड में नहीं ले जाते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम में कभी नहीं आएगा। उसी के लिए मैंने क्या किया हूं? इंडक्टेंस को हेनरी में कन्वर्ट किया हूं, कैपेसिटेंस को मैंने फैराड में कन्वर्ट किया हूं। अगर इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, मैं अपना कैलकुलेटर में इसको, ये क्या दिया गया मैं आपको देख लेता हूं। इन एलसी सर्किट इंडक्टेंस दे दिया गया है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं बच्चे लोग, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं। एक कैलकुलेट करने से ये आता है 12.56 ओम। बच्चे लोग, दिस इज कमिंग अबाउट 12.56 ओम। ठीक है, अभी हम लोग एक्स निकालते हैं। एक्सी इज इक्वल टू 1/ω_c, दैट इज इक्वल टू 1/ω इज 314, c इज 4 इंटू 10⁻²। इसको निकालने से कितना आता है मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। एक्सी का यूनिट को, एक्सी का यूनिट को कैलकुलेट करने से ये निकलेगा बच्चे लोग 1/ω_c, सॉरी 10⁻⁴ है, सॉरी जस्ट अ मिनट बच्चे लोग। 1/ω_c, 1/ω इज 314 एंड c का वैल्यू हम लोग कितना निकाले? 10⁻⁴, दैट इज 10⁻⁴/314। इसको मैं निकाल रहा हूं कैलकुलेटर में। जस्ट अ मिनट बच्चे लोग, थोड़ा सा होल्ड करो। ये आ रहा है 31.84, 31.84 ओम। बच्चे लोग, इसमें देखो कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, इसमें खाली क्या है? इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे बच्चे लोग? हाउ टू मेक द इंपेडेंस ट्रायंगल? देखो बच्चे लोग, सबको पता है ये अगर करंट का डायरेक्शन है, एक्सेल किस तरफ जाता है बच्चे लोग? सपोज वाला करंट का डायरेक्शन है, एक्सेल इस तरफ जाता है, तुम लोग को मालूम है। ऑलरेडी मैं अपना प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। और एक्सी नीचे का तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेल का वैल्यू कितना निकला है? 12.56 ओम। एक्सी का वैल्यू निकला है 31.84 ओम। एक्सी एंड एक्सेल का बीच में तुम लोग को पता है बच्चे लोग 180 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है, क्योंकि करंट अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इस तरफ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इस तरफ जाएगा। देखो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से करंट 90 डिग्री लीड करता है। इसी के लिए एक्सेल एंड एक्सी, देखो VL क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट इज VL? VL इज इक्वल टू I इंटू एक्सेल। VC क्या होता है? I इंटू XC। ये सबको पता है। तो VL एंड एक्सेल का डायरेक्शन सेम है, VC एंड XC का डायरेक्शन सेम है। सो इंपेडेंस ट्रायंगल में एक्सेल एंड XC का बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस है। रेजिस्टेंस तो है नहीं बच्चे लोग इसमें, तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XC इज ग्रेटर देन XL। इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर का रूट ओवर। यही तो इंपेडेंस होता है बच्चे लोग। बट रेजिस्टेंस तो है नहीं, एज बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, खाली XC माइनस XL का होल स्क्वायर का रूट ओवर क्या बन जाएगा? XC माइनस XL। ये हो गया 31.84,
XC, XL हो गया 12.56. दिस विल कम अबाउट, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे लोग, जस्ट ए मिनट बच्चे लोग होल्ड करो, इसको माइनस करने से आता है 19.28 ओम। ठीक है बच्चे लोग, तो हम लोग को अभी इंपिडेंस निकल गया। हम लोग को निकालना इसमें क्या है, द करंट इन द सर्किट निकालना है बच्चे लोग। करंट का इक्वेशन क्या होता है, इसमें करंट का इक्वेशन दिया गया बच्चे लोग। देखो करंट का इक्वेशन क्या होगा, देखो मैं बता देता हूं, आई इज इक्वल टू करंट वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगा, फिर साइन, इधर में देखो वोल्टेज का फेज क्या दिया गया, देखो वोल्टेज का फेज है 314t, यही वोल्टेज का फेज है। लेकिन देखो बच्चे लोग इसमें कैपेसिटेंस इंडक्टेंस से भारी पड़ गया है, रेजिस्टेंस है नहीं। जहां पर कैपेसिटेंस इंडक्टेंस से भारी पड़ जाता है करंट को लीडिंग कराता है, और जहां पर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से भारी पड़ जाता है करंट को लैगिंग कराता है। बच्चे लोग तुम लोग को पता है इन ए प्योर कैपेसिटेंस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटेंस में। एक बिकॉज इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस प्रीडोमिनेंट है, कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, वो करंट को 90 डिग्री लीड करा देगा। अगर इसी सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होता एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा रहता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा रहने से लीडिंग कराता, अगर रेजिस्टेंस रहता वो लीडिंग 0 से 90 का बीच में कराता। एज बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज प्रीडोमिनेंट, वो क्या करेगा, करंट को 90 डिग्री लीड करा देगा वोल्टेज से। सो करंट का इक्वेशन में क्या होगा, आई नॉट साइन वोल्टेज का जो फेज है, वोल्टेज का फेज से करंट का फेज 90 डिग्री आगे रहेगा, बिकॉज हियर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस है नहीं, उसके लिए 90 डिग्री आगे रहा। आई नॉट कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट हो जाएगा वी नॉट बाई जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई इंपेडेंस। मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज है 10 एंड इंपेडेंस का वैल्यू निकाला 19.28, ये समझ लो लगभग 20 है, 10 by 20 0.5 आता है। 0.5 में क्या है, देखो 0.5 to 0.52, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा 0.52। तो ये बन गया आई नॉट हो गया 0.52 एंड साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 314t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट बच्चे लोग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, कहां पर ये चॉइस बढ़ता है, 0.52 cos 314t। अगेन द ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चे लोग देखो इसमें और एक चीज में कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताता हूं, अगर इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा रहता है, क्या होता बच्चे लोग मालूम है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो यही चीज को हम लोग क्या करते हैं, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होता, वोल्टेज का जो फेज है 314t, करंट उससे 90 डिग्री पीछे रहता, तो -90 लिखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कैसा भी आए बच्चे लोग, तुम लोग का अगर फंडामेंटल आइडिया क्लियर है ना, तुम लोग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चे लोग, यही इसका कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चे लोग, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक प्योर रेजिस्टेंस में हम लोग दिए हैं। जस्ट ए मिनट बच्चे लोग, थोड़ा सा होल्ड करो, जस्ट ए मिनट बच्चे लोग। देखो इधर में क्या हुआ है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग प्योर रेजिस्टेंस में दिए हैं। करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुम लोग सबको मालूम है, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। तो बच्चे लोग मेरा जो वोल्टेज का इक्वेशन देखो, ये प्योर रेजिस्टेंस है, देख लो ये प्योर रेजिस्टेंस है। प्योर रेजिस्टेंस में हम लोग एक वोल्टेज को कनेक्ट किए हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन क्या है बच्चे लोग, Vt इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चे लोग, 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, 100 पाई टी, ये रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आई क्या हो जाएगा बताओ, आई क्या हो जाएगा, V नॉट बाई आर साइन क्या हो जाएगा 100 पाई टी। इसमें कोई प्लस 90 माइनस 90 का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। सो आई नॉट क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ आई नॉट क्या हो जाएगा। नहीं ऐसे मत लिखो बच्चों, इसमें ऐसे करो, सीधा लिखो, करंट का इक्वेशन हो जाएगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, सिंपली वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। उसके लिए करंट को निकालने के लिए डायरेक्ट वोल्टेज में रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो, तो Vt अभी क्या हो गया बच्चे लोग, 220 साइन 100 पाई टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, नहीं देने से भी चलेगा, अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख देते हैं ये 22/5
साइन ऑफ 100 पाई टी। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का कोई जरूरत नहीं, इसको मैं आई नॉट लिख देता हूं, आई नॉट साइन ऑफ 100 पाई टी। चलो बच्चे लोग देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये करंट का इक्वेशन है, ठीक है। देखो मैं अभी क्या करूंगा, एक साइन वेव बना रहा हूं, ये तो साइन वेव है। चलो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में नहीं, इसको हम लोग काम करेंगे। सपोज एक पॉइंट लिए हम लोग ए वाला पॉइंट हम लोग लिए ए वाला पॉइंट लिए हम लोग बी, ए वाला होता है ओ। ए में करंट का वैल्यू है आई नॉट बाई टू एंड बी में करंट का वैल्यू होता है आई नॉट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से। देखो ए में करंट का वैल्यू है आई नॉट बाई टू, बी में करंट का वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। क्वेश्चन पूछा गया है द टाइम टेकन फॉर करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, मतलब ए से कहां तक, टू द पीक वैल्यू मतलब बी। हम लोग तो काम करेंगे, पहले ओ से ए जाने का टाइम निकालते हैं। सपोज ओ से ए जाने का टाइम होता है t1, तो हम टी वन का निकालते हैं। देखो इक्वेशन मेरा क्या है, I इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी, ठीक है बच्चे लोग, पाई t1 कर देंगे। I का वैल्यू क्या हो गया, आई नॉट बाई टू, मतलब ओ से ए जाने का टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, तो I हो गया आई नॉट बाई टू। ए में देखो करंट का वैल्यू हो गया आई नॉट बाई टू, आई नॉट साइन ऑफ 100 पाई t1। यहां से क्या पता चल गया बच्चे लोग, आई नॉट कट जाएगा, साइन 100 पाई t1 इज इक्वल टू 1 बाई टू, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 6। साइन 30 होता है 1 बाई टू, यहां से पता चल गया पाई t1 इज इक्वल टू, सॉरी 100 पाई t1 इज इक्वल टू 100 पाई t1 इक्वल टू 100 पाई t1 इज इक्वल टू पाई बाई 6। पाई पाई कट गया तो t1 इज इक्वल टू 1 बाई 600 सेकेंड्स। ये 100 नीचे आ जाएगा बच्चे लोग, 100 नीचे आ गया तो 1 बाई 600 सेकेंड्स हो गया। तो हम लोग को पता चल गया ओ से ए जाने का टाइम। अभी ओ से बी जाने का टाइम निकालते हैं। सपोज ये टाइम लगा t2, ठीक है। करंट का इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई t2 क्यों, बिकॉज टाइम ओ से बी जाने के लिए, तो I का वैल्यू बी में कितना है बच्चे लोग, आई नॉट, दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन 100 ऑफ पाई t2, ठीक है। आई नॉट कट गया तो ये क्या बन गया, साइन 100 ऑफ पाई t2 इज इक्वल टू 1, आई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू 1, दैट इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2, ठीक है बच्चे लोग। तो यहां से t2 पता चल जाएगा, पाई t2 हो गया 1 बाई 2, तो यहां से पता चल गया t2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी वाला पाई बाई 2 है, बिकॉज 100 पाई t2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t2 बन गया यहां से 1 बाई 200 सेकेंड। बच्चे लगे तो कैलकुलेशन है, मैं तुमको तो फंडामेंटल आइडिया दे दिया, फंडामेंटल आइडिया से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन तो बच्चा भी कर लेगा। t1 t2 पता चल गया, तो कितना टाइम लगेगा ए से बी, मुझे बताओ, ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ। ओ से ए जाने के लिए लगा t2 टाइम, ओ से ए जाने के लिए लगा t1 टाइम, तो कितना लगा टाइम अभी, t2 माइनस t1, 1 बाई 600 माइनस 1 बाई 200, ये बन जाएगा 1 बाई 300 सेकेंड। 1 बाई 300 मतलब 3.33 मिली सेकेंड। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, स्टार्टिंग से लेके हाफ ऑफ द पीक वैल्यू जाने के लिए टाइम निकाल दिया, स्टार्टिंग से लेके ओ से लेके पीक वैल्यू जाने के लिए टाइम निकाल दिया, फिर दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल दिया। ऐसे करके हम लोग हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से पीक वैल्यू तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको हम लोग निकाल पाया। ठीक है बच्चे लोग, ये कॉन्सेप्ट अभी तुम लोग समझ गया। देखो मेरा जो पहला वीडियो है ना जेई मेन का, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था, देख लेना बच्चे लोग, पूरा इसी तरह का एक क्वेश्चन था, मैंने वहां पर सॉल्व करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ए सीरीज एलआर सर्किट पावर ऑफ 400 वाट इज डिसिपेटेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.8। पहला केस में हम लोग देखते हैं, देखो फर्स्ट केस जो मेरा है, इसमें जो हम लोग का पहला केस है वो केस को स्टडी करते हैं। पहला केस में दिया गया एलआर सर्किट। ठीक है बच्चे लोग, देखो ये हो गया आर, ए वाला हो गया एल, ठीक है, और इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हम लोग कनेक्ट किए हैं। ठीक है, कितना वोल्ट का सोर्स है, 250 वोल्ट, सोर्स का वोल्टेज होता है 250 वोल्ट
50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। अच्छा 400 वाट इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं पावर फैक्टर। देखो आरएल सीरीज सर्किट में व्हाट इज इंपिडेंस? इंपिडेंस होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही होता है इंपिडेंस, ठीक है बच्चे लोग। एंड कॉस फाई होता है, पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। ऑलरेडी पावर फैक्टर क्यों आर बाई जेड हुआ, मैं ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, उसको देख लेना बच्चे लोग। कॉस फाई होता है आर बाई जेड, आर बाई जेड का वैल्यू हो गया रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बच्चे लोग इसमें एक चीज को वॉच करो, वो दिया गया है पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8। देखो पहला केस में पावर फैक्टर इज 0.8, 0.8 होता है 4/5। इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। ये बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर प्लस 16 एक्सएल स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया 16 एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। यहां से पता चल गया 4 एक्सएल इज इक्वल टू 3 आर। यहां से पता चल गया एक्सएल इज इक्वल टू 3/4 आर। इसका मतलब जो पहला वाला केस है, यहां से पता चल गया इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 3/4 टाइम्स द रेजिस्टेंस। बच्चे लोग यहां से पता चल गया इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स द रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे लोग। अच्छा चलो हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तुम लोग को सबको पता है कोई भी आरएलसी सीरीज सर्किट में बच्चे लोग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एवरेज पावर 0 कंज्यूम करता है। ऑलरेडी पावर इन एसी सर्किट में मैं बता चुका हूं, वीडियो तुम लोग देख लो। एक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एवरेज पावर 0 कंज्यूम करता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, ठीक है। तो पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में रेजिस्टेंस ही है। इसका मतलब जो पावर 400 वाट है वो कौन सा चीज कंज्यूम किया, रेजिस्टेंस कंज्यूम किया। उसका चलते हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो ये जो डाटा है वोल्टेज 250 वोल्ट एंड पावर होता है, देखो वोल्टेज 250 वोल्ट, पावर होता है 400 वाट। यही पावर रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करता है। V का वैल्यू कितना दिया है बच्चे लोग, 250 इंटू 250 बाई पावर इज 400। ये बन गया बच्चे लोग 25 इंटू 25/4, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को मिल गया 625/4 ओम। ये पहला वाला केस से इतना निकल गया। दूसरा केस बोल रहा है in order to bring power factor to unity। बच्चे लोग आरएलसी सीरीज सर्किट का रेजोनेंस में बता चुका हूं, पावर फैक्टर तब यूनिटी होता है, मतलब पावर फैक्टर तब 1 होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साथ सेम होता है। क्यों, मैं बता देता हूं। देखो बच्चे लोग सबको पता है पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। देखो इसको सेकंड केस को मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं। चलो इतना डाटा तो हमको पता चल गया, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे लोग अभी हमने क्या किया, सेकंड केस में, उसी क्वेश्चन का सेकंड केस में क्या है, देखो सेकंड केस क्या है, देखो मैं बता रहा हूं सेकंड केस क्या दिया गया है। सेकंड केस बोल रहा है इन ऑर्डर टू ब्रिंग पावर फैक्टर टू यूनिटी ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू C इज एडेड इन सीरीज टू L एंड R। इसका मतलब L एंड R के साथ एक कैपेसिटर को सीरीज में हम लोग ऐड कर दिए पावर फैक्टर को क्या लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, ठीक है। उसी 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ एक अभी कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दिए ताकि पावर फैक्टर हो जाए यूनिटी। पावर फैक्टर बच्चे लोग क्या होता है, देखो cos पाई होता है R बाई जेड। तो आरएलसी सीरीज में जेड का वैल्यू क्या होता है बच्चे लोग, सबको पता है। इंपेडेंस का वैल्यू होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होल का रूट ओवर। अब पावर फैक्टर हो गया 1 दिया है सेकंड केस में, पावर फैक्टर 1। यहां से क्या पता चल गया, मतलब बच्चे लोग ये कब 1 होगा, जब ए वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा तब R बाई R 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया। तो जब C को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए, पावर फैक्टर 1 तब होगा जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। तो बच्चे लोग एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इज इक्वल टू, एक्सएल का वैल्यू कितना फर्स्ट केस में निकला है, देखो बच्चे लोग एक्सएल का वैल्यू क्या निकला है फर्स्ट केस में, देखो क्या निकला है, एक्सएल का वैल्यू निकला है 3/4R। सो
एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी इज इक्वल टू 3/4r हो गया। ठीक है, पहला केस से हम लोग को निकल चुका था एक्सएल इज इक्वल टू 3/4r। पावर फैक्टर क्यों यूनिट हुआ बच्चे लोग? इसी के लिए हुआ बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। यहां से मुझे बताओ एक्ससी होता है 1/ωc, तो मुझे बताओ ये हो गया 3/4r। व्हाट इज सी? सी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सी हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा यहां से 4/3 ω/r, 3 ω/r, 4/3 ω/r। 4/3 ओमेगा होता है 2πf, 2 इंटू पाई इंटू एफ होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इंटू आर का वैल्यू कितना निकला बच्चे? देखो ओमेगा होता है 2πf, 2 इंटू 50 बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे बच्चे लोग प्रीवियस पेज में? देखो 625/r, सो रेजिस्टेंस इज 625/r। यही हो गया कैपेसिटेंस का वैल्यू 625/4। यही देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 625/4, 625/4। अच्छा, अभी कैपेसिटेंस का जो वैल्यू बोल रहा है इस क्वेश्चन में कितना कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है? n/3 पाई माइक्रोफैराड, और हम लोग को पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाने का पावर फैक्टर यूनिटी हुआ है। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है? n/3 पाई माइक्रोफैराड। तो हम लोग इसमें अभी क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है और एक बार देख लेता हूं कितना दिया गया है, n/3 पाई माइक्रोफैराड। n/3 पाई देखो n/3 पाई माइक्रोफैराड में फैराड होने से 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज xc इज इक्वल टू 1/ωc में c का यूनिट होता है फैराड। तो इसमें जो n/3 पाई माइक्रोफैराड दिया है n/3 पाई इंटू 10⁻⁻6 करके c का वैल्यू को फैराड में ले आना है बच्चे लोग। तो यहां से अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 पाई कैंसिल हो गया, n का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻6, इधर में जब जाएगा ये प्लस 10⁻6 हो जाएगा। ये बन गया 2 इंटू 50 हो गया 100, F4 ऊपर चला जाएगा और ये रह जाएगा 625। ये बन गया 16 इंटू 100 इंटू 100। ये कैलकुलेट तुम लोग कर लेना बच्चे लोग, मैं तो मुंह में कैलकुलेट कर ले रहा हूं। तो ये बन जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। सो n का वैल्यू हो गया 256 बच्चे लोग इस क्वेश्चन में। देखो बच्चे लोग मैं फिर बता रहा हूं, इसमें एक चीज कैलकुलेट देखो, जब xc हम लोग निकालते हैं ना, xc का यूनिट तब ओम होता है जब c का वैल्यू होता है फैराड। हम लोग इसमें जो c का वैल्यू n/3 पाई माइक्रोफैराड दिए हैं, इसमें मैं 10⁻⁻6 क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ये माइक्रोफैराड में दिया गया है, माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करना है। जो c का वैल्यू n/3 पाई माइक्रोफैराड दिया है उसको इंटू 10⁻⁻6 करके मैं फैराड में लाया, क्योंकि ये जो c का वैल्यू मैंने निकाला xc से निकाला हूं, xc इज इक्वल टू 1/ωc, xc इज इक्वल टू 1/ωc में c का यूनिट होता है फैराड। उसके लिए माइक्रोफैराड को मैंने फैराड में कन्वर्ट करके n का वैल्यू निकाला बच्चे लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे लोग, कुछ नहीं है। पावर फैक्टर क्या होता है, इंपेडेंस कैसे निकालना है, अगर इतना चीज तुम लोग को पता है, इस टाइप का क्वेश्चन को 2 मिनट में बच्चे लोग तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चे लोग, एन एसी सर्किट हैज एन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, resistance and inductance are connected in series across a AC source of supply। कुछ दिया गया है, ओके, पावर फैक्टर, ठीक है, ये हो गया R। फर्स्ट केस में एक्सेल का वैल्यू दिया गया है 3R। ठीक है बच्चे लोग, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे। देखो फर्स्ट केस में तुम लोग को सबको पता है, पावर फैक्टर को हम लोग कर देते हैं, हम लोग पावर फैक्टर कर देते हैं P1, दैट इज इक्वल टू cos फाई होता है R/Z। और सबको पता है इंपेडेंस क्या होता है RL सीरीज सर्किट में, √R² प्लस XL²। ये सबको पता है, √R² प्लस XL²। XL का वैल्यू 3R है, XL का वैल्यू है 3R, R/√R² प्लस 3R का स्क्वायर, 3R का स्क्वायर हो गया 9R²। तो ये बन गया ये 9R² प्लस R² 10R², √10R। So this is equal to 1/√10, 1/√10। So पहला केस में हमारा पावर फैक्टर निकला 1/√10 फर्स्ट केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चे लोग,
व्हाट इज देयर इन द सेकंड? ये फर्स्ट केस में है पावर फैक्टर। सेकंड केस में बोल रहा है और एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग सेकंड केस में आते हैं, चलो बच्चे लोग, और एक कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आर एक्सएल कैपेसिटर बी कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ एसी सप्लाई। ये हो गया आर। एक्सएल का वैल्यू तो दे दिया गया है 3R, और एक्सी का वैल्यू क्या दे दिया है? कैपेसिटेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू दे दिया गया है 2R। सेकंड केस में मुझे इंपेडेंस का वैल्यू बताओ बच्चे लोग। इसमें क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर। ये तो मैं बता चुका हूं, कैसे बता चुका हूं मैं अपना प्रीवियस वीडियो में, कैसे इंपेडेंस निकालते हैं, देख लो वीडियो से। ये हो गया आर स्क्वायर, एक्सएल हो गया 3R, एक्सी हो गया 2R, इसका स्क्वायर का रूट ओवर। तो बच्चे लोग ये बन गया रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये 2R स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया रूट 2R। तो पावर फैक्टर सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में पावर फैक्टर को लेता है P2 cos फाई। cos फाई क्या होता है? R बाई जेड। सेकंड केस में R बाई जेड का वैल्यू कितना निकला बच्चे लोग? रूट 2R। जेड का वैल्यू निकला रूट 2R, तो R कैंसिल होके 1 बाई रूट 2 हो गया। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चे लोग? द रेशियो ऑफ द न्यू पावर फैक्टर टू द ओल्ड पावर फैक्टर दिया गया है। तो हम लोग को P2 बाई P1 दिया गया है। देखो P2 बाई P1, P2 कितना हो गया बच्चे लोग? P2 1 बाई रूट 2। यस, P2 is 1 by root 2. What is P1? P1 is 1 by root 10. 1 by root 10. तो इसको डिवाइड कर देने से हो जाता है 5। एंड P2 by P1 इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रूट 5 by x। रूट 5 by x। तो बच्चे लोग यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? रूट 5 by 5। रूट 5 by 5 क्या हो गया बच्चे लोग? 1 by रूट 5। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 by रूट 5। कुछ नहीं है बच्चे लोग इस क्वेश्चन में, सिंपली पावर फैक्टर कैसे निकालना है इसको तुम लोग को आना चाहिए, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे लोग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे लोग ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार जेईई में आ चुका है। मैं बहुत पुराना क्वेश्चन तो देखा नहीं हूं जेईई में इनका, हो सकता है कि आगे में भी बहुत बार आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे लोग? ये जो सर्किट डायग्राम दिया गया ना, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि तुम लोग देख पाओ उसको। ठीक है, लेट मी मेक द सर्किट डायग्राम लिटिल बिट बिगर फॉर ऑल ऑफ यू। लेट मी मेक इट बिगर फॉर यू। ठीक है, यही सर्किट डायग्राम में देख लो बच्चे लोग। दिस इज द सर्किट डायग्राम। ठीक है, ओके बच्चे लोग, ये बोल रहा है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस इंफिनिटी। मन लगा के सुनो बच्चे लोग ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को आंसर में कैसे बनाता हूं, सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर को पूरा मन लगा के सुनो बच्चे लोग। अच्छा, बोलता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नियरिंग इंफिनिटी। इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चे लोग क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल। इंफिनिटी इंटू एल इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है इंफिनिटी, मतलब ओपन सर्किट। मतलब ओपन सर्किट, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चे लोग क्या होता है? 1 बाई ओमेगा सी। तो ये बन जाएगा ओमेगा इंफिनिटी होने की वजह से ये बन जाएगा 1 बाई ओमेगा। 1 बाई इंफिनिटी इज नियरली इक्वल टू 0, मतलब ये बन गया शॉर्ट सर्किट, ए जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट। बच्चे लोग तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया इनफाइनाइट ओम, मतलब इसमें करंट जाएगा नहीं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया? 0। अब तुम लोग सबको मालूम है इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालते थे डीसी करंट सर्किट में, जो पाथ में करंट नहीं जाता है उस पाथ को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं बच्चे लोग। यही तो कंसेप्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका भाई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है बच्चे लोग, चलो अभी यही कॉन्सेप्ट को यूज करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो पॉइंट का नामकरण कर देते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नामकरण किया मैंने बी। ए पॉइंट का नामकरण करता है बी। ए पॉइंट का नामकरण किया हम सी, और ए पॉइंट का नामकरण किया हम डी। ठीक है बच्चे लोग, चलो पहले ए से स्टार्ट करो। चलो हम लोग को ए एंड डी का बीच में देखो क्या निकालना है? इंपीडेंस। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट ए एंड डी का बीच में निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो ए से शुरू करते हैं। ए से शुरू किया, देखो ये जो कैपेसिटेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब ये पॉइंट अगर बी है तो ए पॉइंट भी बी है,
क्यों दोनों पॉइंट सेम हो गया? इसका रेजिस्टेंस वैल्यू एक्सी का यूनिट क्या होता है? ओम। इसमें कुछ भी करंट जाएगा कैपेसिटेंस में, एक्सी जीरो होने की वजह से वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस विल बी जीरो बिकॉज एक्सी होता है जीरो, आई इंटू एक्सी जीरो हो जाएगा। अगर ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ये दो पॉइंट का बीच में कैपेसिटेंस का दोनों पॉइंट अभी क्या हो जाएगा? सेम। तो हम लोग अभी पहुंचेंगे बी में। ए से बी जाने के लिए रूट है क्या? रूट क्या है देख लो। ए से बी अगर हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस देके जाएंगे, ये इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस इंफिनिटी होने की वजह से इसमें करंट जाएगा नहीं, तो जिस पाथ में करंट जाता नहीं उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोग निकालते नहीं, इसको फेंक देंगे। अभी क्या होगा? अभी नीचे वाला पाथ देखो, नीचे वाला पाथ में एक तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है बिकॉज देखो इसका रेजिस्टेंस क्यों जीरो? जीरो ओम हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। ए से बी अभी हम लोग पहुंच गए, इसको हम लोग फेंक दिए बिकॉज ये ओपन है, यहां पर करंट जाएगा नहीं, और जो पाथ में करंट जाता नहीं है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपेडेंस निकालने के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे बच्चे लोग, बिकॉज इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। इसको हम लोग ए वाला पाथ को रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस पाथ को फेंक दिया। हम लोग अभी पहुंच गया बी में। देखो बी से एक पाथ हो गया 4 ओम, देख लो ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये तो कैपेसिटेंस है, इसका जीरो रेजिस्टेंस आ गया। ये सी होने से ए बी सी हो जाएगा, जैसे ए कैपेसिटेंस में ए पॉइंट बी होने से ए पॉइंट बी हो गया, इसी तरह ए कैपेसिटेंस में ए पॉइंट सी होने से ए पॉइंट बी सी हो गया पॉइंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है। देखो एक्सी का वैल्यू जीरो ओम है, तो 4 प्लस जीरो हो गया 4। नीचे वाला पार्ट में देखो, नीचे वाला पार्ट में भी ए वाला 4 ओम है, 4 ओम एक कैपेसिटेंस है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो हो गया, 4 प्लस जीरो हो गया 4। अभी ये 4 आके पहुंचा सी में, ये आके पहुंचा सी में, ये जो 4 भी ये तो जीरो है, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस एक्सी जीरो है, तो 4 प्लस जीरो इज इक्वल टू 4। ये 4 आके पहुंचा सी में, ये 4 आके पहुंचा सी में 4 ओम, ठीक है। फिर सी से क्या हुआ देखो बच्चे लोग, ये रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी इनफाइनाइट है, इसमें करंट जाएगा नहीं, तो ये सर्किट तो हम लोग फेंक देंगे, रखेंगे नहीं इंपेडेंस निकालने के लिए। खाली बचा क्या? सी। देखो 2 ओम एंड कैपेसिटेंस, तो सी से हम लोग पहुंचेंगे डी में। भी सी में कितना ओम का रेजिस्टेंस है? सी से निकला 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है, तो हम लोग अभी पहुंच गया कहां पर? अभी डी में। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो अभी मुझे बताओ इंपेडेंस बिटवीन ए एंड डी क्या हो जाएगा? ये हो गया कितना ओम है? 1 ओम, ये वाला हो गया 1 ओम। 1 4 एंड 4 पैरेलल, तुम लोग को पता है 4/2 हो जाएगा। दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में रखने से क्या हो जाएगा? 4 एंड 4 पैरेलल में 4/2, तुम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। तो ये वाला बन गया 2 ओम और ये वाला बन गया 2 ओम। 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5 ओम। सो द इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट इज 5 ओम। ठीक है बच्चे लोग, इसमें 220 वोल्ट है। अगर इसमें करंट पूछता तो क्या करता है बच्चे लोग? व्हाट इज करंट? अगर करंट पूछता तो क्या करता है? करंट होता है V/Z, तो V RMS वैल्यू वोल्टेज कितना दिया है? सपोज 220/Z हो गया 5। अगर करंट पूछता था तो मैं निकाल सकता था 5 4 जा 20 एंड फिर 5 4 जा 20, ठीक है 44 एम्पियर हो जाता RMS वैल्यू ऑफ करंट। एसी सोर्स से कितना RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालता? 44 ओम, ठीक है 44 एम्पियर, सॉरी 44 एम्पियर, यही करंट होता अगर करंट पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे लोग, चलो पूरा एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन और एक बार जेई में आया था, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लो बच्चे लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखो एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मैं क्या बताया था जस्ट अभी तुम लोग को बताया, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, एक्सेल क्या हो जाएगा बच्चे लोग? इनफाइनाइट, मतलब ओपन कर देगा, ओपन कर देगा। और एक्सी क्या हो जाएगा? जीरो रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा शॉर्ट। अभी बताया था ना मैं प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करते हैं। देखो बच्चे लोग, ए वाला पॉइंट हो गया ए वाला पॉइंट बी होने से ए वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा, क्यों मैं बता चुका हूं। ए वाला पॉइंट को हम लोग कर दिया सी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ए से। चलो बच्चे लोग, हम लोग अभी ए से स्टार्ट किए। देखो ए से बी आर, देखो ए वाला ऊपर वाला पाथ में देखो, ऊपर वाला पाथ में देखो 1 ओम एंड ए वाला जीरो रेजिस्टेंस है, ये हो गया खाली 1 ओम। अभी हम लोग कहां पर पहुंचा? देखो बी में 1 ओम, इसका जीरो रेजिस्टेंस 1 + 0 इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग पहुंचा बी में। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे लोग देखो, ये हो गया 1 ओम, बट ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी में ये क्या कर देता? ओपन कर देगा, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। करंट नहीं जाने की वजह से ये वाला हम लोग क्या करेंगे? सर्किट को फेंक देंगे। इक्विवेलेंट, इसमें इंपेडेंस निकालने के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट ये है, जो पाथ में करंट नहीं जाता है
उसी पाथ को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस निकालने के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसको सर्किट से निकाल दिया जाता है बच्चे लोग। चलो हम लोग अभी पहुंच गए बी में। देखो बी से, फिर देखो बी से एक 2 ओम प्लस 0, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 0 रेजिस्टेंस। अभी हम लोग कहां पर पहुंच गए? सी में। इधर में देखो बच्चे लोग 2 ओम सेकंड वाला पाथ है, और एक पाथ भी है देखो, और मैं इसको आर पर अच्छा से बना रहा हूं। देखो ये वाला हो गया बी, एक हो गया 2 ओम, इसमें देख लो 2 ओम, ये वाला हो गया 0 ओम। अभी हम लोग पहुंच गए सी में। कहां पहुंचे? सी में। अभी देखो, फिर देखो ए वाला पॉइंट से बी से कितना निकला? 2 ओम, ये 2 ओम, और ये वाला हो गया 0 ओम, फिर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अभी पहुंच गए सी में। तो अभी मुझे बताओ व्हाट इज द इंपीडेंस बिटवीन ए एंड सी। ए से सी तक हम लोग पहुंच गए, तो अभी क्या हो गया? ये हो गया 1 ओम, एंड 2 पैरेलल होता है 1 ओम, 1 प्लस 1 ओम हो गया 2 ओम। सो इंपीडेंस बिटवीन ए एंड सी अभी क्या हो गया बच्चे लोग? 2 ओम। ये जो कंसेप्ट बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है बच्चे लोग, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। ये दोनों पॉइंट सेम क्यों हुआ मैं फिर बता दे रहा हूं। देखो बच्चे लोग, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट, एक्सी हो गया 0, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस? आई इंटू एक्सी। एक्सी 0 होने की वजह से ए वाला हो गया 0। सो एज बिकॉज ये दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज 0 हो गया, मतलब दोनों पॉइंट सेम हो गया। उसके लिए ए पॉइंट बी होने से ए पॉइंट भी बी हो गया। यही इसका कॉन्सेप्ट है बच्चे लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे लोग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन है द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, वाला अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है बच्चे लोग। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का ऊपर में जे लेवल का न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना के मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, उसको देख लो। मैंने उसमें लिखा हूं, वेरी क्लियरली लिखा हूं, फॉर जेई एंड नीट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, उसको एक बार देख लो। और एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूं आज का क्लास में। इसमें देखो बच्चे लोग, हम लोग को पूछा गया कि अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है और पूछ रहा है उसका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, ठीक है बच्चे लोग। आरएमएस, आरएमएस क्या बोला? आरएमएस क्या होता है बच्चे लोग? स्क्वायर का मीन। स्क्वायर का मीन, पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ द करंट निकालते हैं। चलो स्क्वायर का मीन निकाल, उसका रूट ओवर निकालेंगे। करंट होता है रूट ओवर ऑफ 42 साइन 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी प्लस 10 एम्पियर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ द करंट निकाल देंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द करंट, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा बच्चे लोग? पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा 42 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, प्लस इसका स्क्वायर हो गया 100 प्लस 2ab, इसका प्लस इसका प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 42 साइन ऑफ 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। ये स्क्वायर ऑफ द करंट हो गया। यही स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन निकालेंगे। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट का हम लोग को क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू निकालना है। एक फुल साइकिल टाइम के लिए एवरेज वैल्यू निकालना है, फुल साइकिल टाइम के लिए स्क्वायर ऑफ द करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है। उसका रूट ओवर हो जाएगा रूट मीन का। देखो एवरेज वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूं। पहले जो साइन स्क्वायर है ना, इसको काम करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। ये हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इफ कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें यूज किया हूं। प्लस 100, सॉरी ये वाला आई स्क्वायर मीन बाद में निकालते हैं, पहले आई स्क्वायर निकाल देते हैं। इतना हो गया प्लस 100 प्लस 2 रूट 42 साइन ऑफ 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले बन जाएगा ये 42/2 माइनस 42/2 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी प्लस 100 प्लस 2 रूट 42 साइन ऑफ 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। बच्चे लोग बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने खाली स्क्वायर ऑफ द करंट निकाला हूं। और जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। उसका मैं इसको ओपन कर दिया। बच्चे लोग हम लोग का भी क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मीन का रूट ओवर। पहले हम लोग स्क्वायर का मीन निकालेंगे। देखो ये जो स्क्वायर ऑफ द करंट, इसका हम लोग को मीन निकालेंगे। मीन निकालते हैं। कैसे मीन निकलेगा? देखो बच्चे लोग बता देता हूं। ये तो कॉस है। देखो ये वाला जो टर्म है, इसको देखो ये वाला कॉस है। ढंग से देखो ये वाला कॉस है, बहुत बढ़िया से इसको वॉच करो, वाला कॉस है, ठीक है।
cos 4 pi by t कैपिटल T इंटू स्मॉल t। cos का ग्राफ बच्चे लोग कैसे होता है? cos का ग्राफ को देखो अच्छा से, यही cos का ग्राफ होता है। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos, एक फुल साइकिल टाइम के लिए 0, ये वाला हो गया टाइम पीरियड, ये वाला 3t/4 टाइम, ये वाला होता है t/4 टाइम, ये वाला होता है हाफ द टाइम। बच्चे लोग देखो ये तो cos ग्राफ में एक फुल साइकिल में पॉजिटिव साइड में समेशन इज इक्वल टू नेगेटिव साइड का समेशन, तो इसको अगर ऐड कर देगा एवरेज वैल्यू निकालेगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये जो टर्म है इसमें आई स्क्वायर मीन निकालने के लिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, एवरेज वैल्यू। देखो cos का देखो एक फुल साइकिल टाइम के लिए पॉजिटिव साइड का एडिशन इज इक्वल टू नेगेटिव साइड का एडिशन। जितना पॉजिटिव साइड में वैल्यू है मीन वैल्यू, नेगेटिव साइड में भी उतना है, और नेगेटिव पॉजिटिव कट के क्या दे देगा एवरेज वैल्यू 0। तो cos जो पार्ट है ये cos का एवरेज वैल्यू हो गया 0, ये वाला हो गया 42/2। 100 का एवरेज तो वही 100 रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, प्लस साइन है। देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, यही साइन का ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। जितना पॉजिटिव साइड में वैल्यू है उतना नेगेटिव साइड में वैल्यू है। देख लो पॉजिटिव नेगेटिव कट के इसका एवरेज वैल्यू क्या दे देगा, साइन का एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह cos का भी एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल टाइम में 0 होता है। तो ये जो साइन 2 पाई बाय कैपिटल इंटू स्मॉल t है, इसका एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल टाइम में 0 हो गया। तो अभी आई स्क्वायर मीन क्या हो गया बच्चे लोग, ये हो गया 21 प्लस 100 इज इक्वल टू 121। बट व्हाट इज IRMS? व्हाट इज IRMS? रूट मीन का वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर मीन। मीन स्क्वायर का देखो, मीन स्क्वायर ऑफ करंट का रूट ऑफ है, तो मीन स्क्वायर ऑफ द करंट क्या निकला 121 का रूट ऑफ है। कितना एम्पियर निकल गया बच्चे लोग 11 एम्पियर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग 11 एम्पियर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना बच्चे लोग, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर को क्यों साइन कॉस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देखो मैं इसमें क्यों यूज किया, क्यों कन्वर्ट किया मैं बता देता हूं। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट किया 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको मैंने क्यों किया, बिकॉज मैं साइन स्क्वायर का एवरेज, साइन स्क्वायर को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया ताकि कॉस का एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल टाइम में 0 होता है। उसके लिए मैंने क्या किया, इसमें जो साइन स्क्वायर का वैल्यू का है साइन स्क्वायर थीटा है, देखो साइन स्क्वायर 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये तो थीटा हो गया ना, 2 इंटू थीटा क्या हो गया 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। और सबको पता है एक कॉस का एंड साइन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल टाइम में 0 होता है। क्यों 0 होता है ये भी मैं समझा दिया। बच्चे लोग अगर इस मेथड में इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बच्चे लोग, ठीक है। उसको मैथमेटिक्स का मेथड में सॉल्व करने से बहुत टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन मेथड में यही मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग, देखो क्या है, फाइंड द पावर डिसिपेशन। बच्चे लोग ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे लोग। पावर क्या होता है सबको पता है, व्हाट इज पावर, पावर होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। फाई क्या होता है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फाई क्या होता है बच्चे लोग, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चलो एक एक चीज निकालते हैं, पहले हम लोग VRMS निकालते हैं। व्हाट इज VRMS, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई √2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है बच्चे लोग, V इक्वल टू V0। मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज होता है 20/√2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IRMS होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाई √2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या है बच्चे लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है 10/√2। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखो बच्चे लोग इस टाइप का क्वेश्चन को तुम लोग जब सॉल्व करोगे ना, इसको करोगे कैसे, देखो बच्चे लोग पहले वोल्टेज एंड करंट को सेम फॉर्म में लाना है, इधर कॉस फॉर्म में लाना है नहीं तो साइन फॉर्म में लाना है, इधर कॉस फॉर्म में लाना है नहीं तो साइन फॉर्म में लाना है। फिर फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस। देखो वोल्टेज का इक्वेशन में कॉस है एंड करंट का इक्वेशन में साइन है, अभी तुम लोग फेज डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे। दोनों को इधर साइन फॉर्म में कन्वर्ट करो नहीं तो दोनों को कॉस फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो इसको हम लोग साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। V इक्वल टू 20 क्या लिखा गया है, cos 100 पाई t माइनस π/3। देखो सबको बच्चे लोग तुमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा।
साइन 90 प्लस थीटा, यही हम लोग यूज करेंगे। जो कॉस 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3 है, ये हो गया कॉस थीटा। तो साइन में क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3। ठीक है, 100 पाई बाई 190। देखो ये कैसे किया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा को कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। थीटा क्या हो गया, 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3। ये बन जाएगा साइन ऑफ 100 पाई टी, पाई बाई 3 होता है 60, 90 माइनस 60 होता है 30 प्लस पाई बाई 6। और एक बार चेक कर लो, 90 माइनस पाई बाई 3 होता है 60, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, यस 30 इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो अभी वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ साइन, देख लो 20 cos 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3 कितना है, cos 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है बच्चों लोग, देखो अभी करंट में क्या है, आई नॉट साइन 100 पाई टी। देखो अभी करंट भी साइन फॉर्म में है, वोल्टेज भी साइन फॉर्म में आ गया। साइन का अंदर में जो चीज है उसको बोलते हैं फेज। देखो वोल्टेज का फेज होता है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6, करंट का फेज होता है 100 पाई टी। तो एंगल का डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस। तो मुझे बताओ इसमें फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें एंगल क्या है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6, और इसमें क्या है माइनस एंगल डिफरेंस, वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल होता है 100 पाई टी, इसका डिफरेंस क्या हो गया बच्चे लोग, पाई बाई 6। अभी आंसर निकल जाएगा। देखो पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, वी आर एम एस कितना निकला बच्चे लोग 20 बाई रूट 2, आई आर एम एस कितना निकला 10 बाई रूट 2, देन कॉस ऑफ पाई बाई 6, कॉस ऑफ पाई बाई 6, कॉस 60 इज इक्वल 1 बाई 2, ये बन जाएगा 200 बाई 2, 100 इंटू पाई बाई कॉस पाई बाई 6 होता है 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50 वाट। सो आवर आंसर इज 50 वाट। बच्चे लोग जहां पर वोल्टेज और करंट में एक में साइन फॉर्म में रहेगा, दूसरा में कॉस फॉर्म में रहेगा, पहले दोनों को इधर साइन फॉर्म में ले आओ या कॉस फॉर्म में ले आओ, देन यू फाइंड द फेज डिफरेंस। अदरवाइज तुम लोग फेज डिफरेंस कभी भी मत निकालना। एक साइन फॉर्म कॉस फॉर्म में है, दूसरा साइन फॉर्म में है, अभी दोनों का एंगल डिफरेंस निकालना नहीं है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए पहले दोनों को इधर साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या कॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 10 तक मैंने यूनिट 1 में डिस्कशन किया, वीडियो अपलोड किया। आज का क्लास में 11 से 21 तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे लोग, टुडेस लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे लोग टुडेस लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया बच्चे लोग, टू लाइट ए 50 वाट 100 वोल्ट लैंप। देखो एक लैंप है 50 वाट, तुम लोग को मालूम है सबको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 बार इसको मैं बोल चुका हूं। कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एवरेज पावर 0 कंज्यूम करता है। पावर दिया गया मतलब वो पावर ओनली एंड ओनली रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करता है बच्चे लोग। तो पहला जो चीज हम लोग को दिया गया है ना, इसमें दो चीज हम लोग को पता चल गया। क्या पता चल गया, देखो एक तो पावर दे दिया है 50 वाट, वोल्टेज दे दिया 100 वोल्ट। क्या पता चल गया, पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर। मैं वी स्क्वायर बाई जेड क्यों नहीं किया, बिकॉज पावर खाली कंज्यूम करता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एवरेज पावर 0 कंज्यूम करता है बच्चे लोग, उसी के लिए पावर हो गया वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अभी मुझे बताओ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। बी का वैल्यू कितना है 100 इंटू 100 कितना है 100 इंटू 100 बाई पावर कितना है 50, 52 में कट गया, दैट इज इक्वल टू 200 ओम रेजिस्टेंस। फिर तुम लोग कर सकता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज आई आर एम एस। देखो वोल्टेज, देखो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, इसको बाद में जाएंगे हम लोग। ये तो रेजिस्टेंस में दिया गया, देखो रेजिस्टेंस में दे दिया गया, लाइट बल्ब है, देखो बल्ब का रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिया गया, करंट दिया गया, तो पावर भी वोल्टेज इंटू करंट तुम लोग लिख सकते हो। तो इसमें करंट क्या हो जाएगा सर्किट में P बाई वी। P का वैल्यू कितना बच्चे लोग 50, V हो गया कितना 100, 1 बाई 2 एम्पियर। ठीक है बच्चे लोग, ये लैंप है। ठीक है, ये जो लैंप है ना बच्चे लोग, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये लैंप है, ये लैंप इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस।
ये कितना वोल्ट कंज्यूम करता है? रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिया गया 100 वोल्ट एंड ये रेजिस्टेंस का पावर होता है 50 वाट। कैसे पता चला रेजिस्टेंस का पावर है? क्योंकि अल्टरनेटिव करंट सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करता है। तो इसमें मुझे बताओ करंट कितना गया? P इक्वल टू V इंटू I करके I निकाल दिया एंड P इक्वल टू V स्क्वायर VR करके मैंने इसका R निकाल दिया। फिर क्या बोला है? इसको जलाने के लिए तुम लोग को मालूम है, सबको पता है, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है उसमें तो कैपेसिटर यूज करते हैं। तो यही जो बल्ब है, यही जो बल्ब को जलाने के लिए एक तो कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक कैपेसिटर के साथ अल्टरनेटिंग करंट में कनेक्ट किया जाता है, तुम लोग को मालूम है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 50 बाई, अच्छा ये जो वोल्टेज सोर्स है 200 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज है एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है, इसका तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या दिया गया बच्चे लोग? 50 बाई पाई रूट एक्स। ये रूट एक्स ऊपर में है ना नीचे में मुझे पता नहीं, जो भी है एक बार हम लोग देख लेते हैं। 50 बाई पाई पाई, ये रूट एक्स शायद ऊपर में है, जो भी है रूट एक्स ऊपर में रहे या नीचे में रहे, चलो ऊपर में है, ये वाला माइक्रो फराड है, इंटू 10 टू द पावर -6 फराड कर लो बच्चे, फराड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये तो हो गया रेजिस्टेंस है, मुझे बताओ इंपेडेंस का इंपेडेंस ट्रायंगल क्या होता है? आर, ये बता ऑलरेडी तुम लोग को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। ये होता है XC, ये वाला हो गया Z। वोल्टेज ट्रायंगल क्या होता है? ये वाला होता है VR, ये वाला होता है VC, ये वाला होता है V। ठीक है, मुझे V दिया गया देखो 200, तो मुझे बताओ V क्या हो गया अभी? VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर इज इक्वल टू V का स्क्वायर। ठीक है, V कितना दिया है? ये वाला वोल्टेज होता है सप्लाई वोल्टेज 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR कितना है? 100 वोल्ट। को रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट है, प्लस VC का स्क्वायर। पढ़िए VC का स्क्वायर बच्चे लोग, VC का स्क्वायर हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 300 इंटू 100, 300 इंटू 100, तो ये बन जाएगा VC। तो ऐसे VC क्या बन जाएगा? VC बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 300 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा √3 इंटू 100, √3 इंटू 100। सो VC इज इक्वल टू √3 इंटू 100। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, चलो VC क्या होता है बच्चे लोग? VC क्या होता है बताओ, व्हाट इज VC? VC इज इक्वल टू I इंटू XC। ठीक है, VC कितना निकला? √3 इंटू 100। मैं और एक बार चेक कर ले रहा हूं बच्चे लोग, रुको, मैं कहीं पर कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। 100 इंटू 100 बाई 50, ये 200 ओम हो गया, ये तो हो गया 200 वोल्ट, ये हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, VC का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, 300 इंटू यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया, तो VC इसका रूट ओवर हो गया √3 इंटू 100। ठीक है, सो √3 इंटू 100 हो गया VC इज इक्वल टू I इंटू XC। I का वैल्यू कितना निकला? देखो ये दोनों तो सीरीज में कनेक्ट हुआ है, अगर इसमें जा रहा है 1/2 एम्पियर तो कैपेसिटर में भी जाएगा 1/2 एम्पियर, से ये हो गया 1/2 इंटू XC। चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो बच्चे लोग देखो, हम लोग को क्या क्या पता चल गया अभी तक? देखो बच्चे लोग, ये तो बल्ब है, ये तो पूरा रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, ये 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और ये वाला दिया गया पावर 50 वाट 800 वोल्ट। अच्छा, अभी VC क्या हो जाएगा? ये वाला होता है XC। करंट तो पता है, मैं ऑलरेडी करंट निकाल चुके हैं हम लोग, VC इज इक्वल टू I इंटू XC। VC कितना निकला है बच्चे लोग? व्हाट इज VC? VC इज इक्वल टू √3 इंटू 100, VC इज इक्वल टू √3 इंटू 100, √3 इंटू 100। करंट तो 1/2 निकाले हैं, इंटू XC होता है 1/ωc। अच्छा, 1/2 इंटू ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इंटू C। ठीक है बच्चे लोग, ये हो गया √3 इंटू 100। ठीक है, √3 इंटू 100, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 100 पाई इंटू √3 इंटू 100, √3 इंटू 100, ये हो गया C का वैल्यू क्या दिया गया है? C का वैल्यू दिया गया है 50 बाई पाई √x। ठीक है, देखो पाई √x माइक्रो फराड, इसको फराड में कन्वर्ट करना है। C का वैल्यू कितना दिया है और एक बार देख लेते हैं, C का वैल्यू कितना दिया गया है?
50 बाई पाई रूट एक्स, 50 बाई पाई रूट एक्स, 50 बाई पाई रूट एक्स माइक्रोफैराड, मतलब इसको फैराड में कन्वर्ट करना है। इसको फैराड में क्यों कन्वर्ट किया मैं बता रहा हूं बच्चे लोग, क्योंकि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हो ना बच्चे लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट तब ओम होता है जब सी का यूनिट फैराड होता है। इसमें जो दिया गया है कैपेसिटेंस का वैल्यू 50 बाई पाई रूट एक्स माइक्रोफैराड, इसको मैंने फैराड में कन्वर्ट किया, उसका वैल्यू कितना निकला बच्चे लोग अभी 1/2 इंटू 100 इंटू √3 इंटू 100 पाई इंटू 100। ठीक है, सो अभी हम लोग को निकालना है पाई पाई तो कट गया, अभी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 50 बाई रूट एक्स, खाली कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग बच्चे लोग देख लेना, ये 10⁶, ये 2√3 इंटू ये बन जाएगा 10⁴, तो ये बन जाएगा बच्चे लोग, ये बन जाएगा 1/2√3 इंटू 100, तो 50 कट जाएगा 2 में, ये बन गया 1/√3। बच्चे लोग यहां से पता चल गया x का वैल्यू हो गया 3। सो बच्चे लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें x का वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग, x का वैल्यू हो गया 3। ये बच्चे लोग ये वाला 50 बाई पाई रूट एक्स नीचे में है, 50 बाई पाई रूट एक्स, ठीक है, ये माइक्रोफैराड है। ठीक है बच्चे लोग, इसमें मैंने क्या किया देखो बच्चे लोग, कोई भी बॉल का देखो, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट जलता है बच्चे लोग, तुम लोग देखा होगा, इसमें तो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। बॉल का रेजिस्टेंस है, बॉल का जो रेजिस्टेंस है, देखो बॉल का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे निकाला, बॉल कितना पावर कंज्यूम करना है, 50 वाट। पावर कंज्यूम एक ही चीज करता है, वो वाला होता है रेजिस्टेंस, और कोई चीज पावर कंज्यूम नहीं करता अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, मतलब ये रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम किया। इसका क्रॉस में वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। यहां से हम लोग को पता चल गया रेजिस्टेंस का वैल्यू P = V²/R, और करंट भी निकाल दिया, बिकॉज इसमें करंट क्या हो जाएगा, कोई भी बॉल का, देखो बॉल का रेजिस्टेंस होता है R, इसमें वोल्टेज पता है, पावर पता है, इसमें करंट क्या होगा, P = V × I, P = V × I, यहां से करंट पता चल गया 1/2 एम्पियर। ये दोनों तो सीरीज में लगा है कैपेसिटर के साथ, तो दोनों में सेम 1/2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो VC क्या हो जाएगा, I × XC। मैंने इसमें क्या किया, इसमें हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाया, VR एंड VC, ये वाला हो गया सप्लाइड वोल्टेज V। V = VR² + VC² का √1 होता है, सबको पता है, तो V का स्क्वायर क्या हो जाएगा, VR² + VC²। यही तो हमारा वोल्टेज ट्रायंगल है RC सीरीज सर्किट में, जो ऑलरेडी मैं तुम लोग को बता चुका हूं, मेरा प्रीवियस वीडियो में है, उसको एक बार देख लो बच्चे लोग। यहां से VC पता चल गया, VC क्या होता है, I × XC, वहां से C निकल गया बच्चे लोग, I तो पता है, VC भी पता है। ठीक है, सो बच्चे लोग जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं अभी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक, इसमें सब वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हूं तुम लोग को, जो क्वेश्चन की जेई मेन लेवल में, नीट लेवल में, और कोई भी बोर्ड एग्जाम लेवल में, चाहे ओडिशा बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, या जेई मेन या नीट हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। ये सब वीडियो को तुम लोग देखो और अपना नॉलेज गेन करो। नेक्स्ट वीडियो बच्चे लोग मैं बना रहा हूं रोटेशनल EMF का ऊपर में, तब तक के लिए सबको जय जगन्नाथ।